तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए शुरू होती है, ठीक है, फॉर फोटोन गैस। एक्चुअली आप फाइनली निकालने वाले हो दैट इज प्लैंक्स लॉ, ठीक है, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप ये निकालने वाले हो फॉर फोटॉन्स, ठीक है, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये निकालने वाले हो आप, ठीक है। याद रहे कि अगर प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको डिराइव करने को आ जाए तो आपने ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फोटोन गैस के लिए ही लगानी है। तो इसके लिए हम स्टार्ट कैसे होते हैं, ठीक है। अगर कोई हॉलो कंटेनर है, एनक्लोजर है, ठीक है, एनक्लोजर CLOSURE, ठीक है, और उसको आप मेंटेन करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, तो उस कंटेनर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलेंगे और वो कैरेक्टरिस्टिक होगा किसका, टेम्परेचर का, उस एनक्लोजर का, ठीक है, उस एनक्लोजर का जो टेम्परेचर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। और इन रेडिएशंस को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। ये चीज ध्यान में रहे, हम करने क्या वाले हैं। हमारे पास ये एनक्लोजर है, ठीक है, और इसको हीट करके रखा है मतलब, और यहां से रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं। तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इन फोटॉन्स के बीच में कैसा है, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ। आप फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी को प्लॉट करना चाहते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पर कितनी एनर्जी, दैट मीन्स इस फ्रीक्वेंसी पर कितने फोटॉन्स, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ी चेंज होती है, कर्व चेंज होती है। फ्रीक्वेंसीज के साथ भी देख सकते हो और वेवलेंथ के साथ भी देख सकते हो, ठीक है। वेवलेंथ के साथ अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ देख रहा था और आपके पास जो मैक्सिमा आएगा कर्व का, अगर ग्रेटर टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, ज्यादा टेम्परेचर है आपके पास, तो फ्रीक्वेंसी के साथ अगर प्लॉट किया जाएगा तो ई न्यू दैट इज द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी न्यू, उसका मैक्सिमा ग्रेटर टेम्परेचर पर, ठीक है, आगे आएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर आएगा। पहले इस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम बन रहा था, अब इस फ्रीक्वेंसी पर बनेगा। वेवलेंथ वाइज पर ये शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम होती है। तो अगर वेवलेंथ वाइज बात करोगे तो देखिए T1 पर मैक्सिमम बना तो ये T2 पर ये बना, क्योंकि ये प्लॉट ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा है, मतलब वेवलेंथ के साथ आप एनर्जी का प्लॉट कर रहे हो। तो इस चीज को हम करने वाले हैं, और इसमें क्या क्या होगा, मतलब आपके पास ये एनक्लोजर है, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड एनर्जी इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस। ब्लैक बॉडी है ये, ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या होती है कि जिसके ऊपर अगर मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस इंसिडेंट करूं तो वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन अगर मैं उसको सूटेबली हीट करूंगा तो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के रेडिएशंस वो एमिट भी करेगा। तो इस वक्त आप हीट कर रहे हो और वो एमिशन कर रहा है, इसकी बात हो रही है। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी है ई न्यू डी न्यू, ठीक है, ई न्यू डी न्यू। तो वो क्या, आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनक्लोजर, इस एनक्लोजर का अगर टोटल वॉल्यूम V है, ठीक है, तो अगर एनर्जी E है तो E/V करना पड़ेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनक्लोजर बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। हालांकि इसमें सभी फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर मैं प्लॉट ऐसे कर रहा हूं तो न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में बात हो रही है, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, उसके बीच में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी, ठीक है, एमिट होती है, बात इसकी हो रही है, ठीक। और अगर मैं सिर्फ ई न्यू की बात करूं तो वो क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी न्यू, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास, आपने फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा इंटरवल भी कंसिडर नहीं किया, स्कैन भी कंसिडर नहीं किया, ठीक है, आपने क्या बोला, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात करो, तो दिस इज एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, इसके लिए बात हो रही है। एंड दीज रेडिएशन दे आर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो आप इस टर्मिनोलॉजी के साथ चलेंगे, ठीक है। ई न्यू डी न्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोजर इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। ई न्यू आपके पास क्या है, द एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनक्लोजर कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। इसमें आपने एनर्जी का स्पैन कंसिडर, फ्रीक्वेंसी का स्पैन कंसिडर नहीं किया। दिस बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड क्लासिकल मैकेनिक्स से, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्वांटम मैकेनिक्स आपको, मतलब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आपको लगानी पड़ेगी।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये आपने पहले पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे कैरी एनर्जी इन द पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल हैविंग जीरो स्पिन। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी बात करूं तो ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और है, क्या कि अगर मेरे पास सपोज कोई फोटोन अंदर है, ठीक है, और अंदर ही वॉल्स के साथ स्ट्राइक कर जाता है तो एब्जॉर्ब भी हो सकता है, या फिर कुछ और फोटोन एक की बजाय दो भी निकल सकते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स नहीं है। ठीक है, पहले हमने पूरी स्टैटिस्टिक्स को डिराइव करने के लिए जो बात कही थी उसमें क्या बोला था, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे आर कांस्टेंट। और आपने ये भी चीज कही थी, कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k एन आई। ठीक है, और कैपिटल एन आपने कांस्टेंट कर दिया था, इसका मतलब डीएन आपने जीरो कर दिया था, डीएन इक्वल्स टू समेशन डी एन आई एंड दैट्स जीरो, आई इक्वल्स टू 1 to k। ठीक है, और जब आपने बेसिक इक्वेशन बनाई थी तो इसको अल्फा से मल्टीप्लाई भी किया था। ठीक है, एक और भी इक्वेशन आपके पास थी, समेशन यू आई डी एन आई एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। टोटल एनर्जी का चेंज डी यू वो भी जीरो है, और इसको आपने बीटा से मल्टीप्लाई किया था और बेसिक इक्वेशन बनाई थी। लेकिन इस केस में एन कांस्टेंट नहीं है, एन इज नो लॉन्गर अ कांस्टेंट। तो अगर आपके पास एन कांस्टेंट नहीं है तो ये वाली टर्म हमारी बेसिक इक्वेशन में होनी ही नहीं चाहिए। मतलब जो अल्फा से मल्टीप्लाई किया गया वो वाली टर्म आपको खत्म करनी पड़ेगी अगर आप फोटॉन्स की बातें करते हो, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करते हो। तो वही चीज है, इट मे बी नोटेड दैट number of photons inside the enclosure may not remain constant because photons may be created or destroyed। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया वो एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है, और नए क्रिएट भी हो सकते हैं, इसलिए n आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब सीधा निकल के आता है समेशन डी एन आई दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर ओनली कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। एट ए गिवन टेम्परेचर आपके पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब दिस इज द ओनली कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, जो बीटा से फाइनली मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब है अल्फा के साथ जो टर्म है उसको खत्म कर दो, इसका मतलब अल्फा को जीरो ही कर दो बेटा। तो आपके पास अल्फा जीरो कंसिडर किया जा रहा है इस केस में। किस केस में? बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में। क्योंकि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में आपके पास क्या था, एन आई ओवर जी आई इक्वल्स टू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू आई, ठीक है, -1। तो अल्फा को आप जीरो कर रहे हो तो एक ही चीज रहेगी, एक्सपोनेंशियल बीटा यू आई। ठीक है, तो जी आई को इस साइड अगर ले जाओ, मतलब अगर मेरे पास है एन आई ओवर जी आई है, तो जी आई को मैं ऊपर ले गया तो जी आई ये आ गया। और वैसे अगर बात की जाए मैं किसके साथ वेरिएशन देखना चाहता हूं, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो मैं चाहता हूं एन न्यू डी न्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू अबाउट फ्रीक्वेंसी न्यू। मतलब न्यू एन न्यू प्लस डी न्यू के बीच में कितने फोटॉन्स आते हैं उसकी बात है। दैट विल बी इक्वल टू जी आई कैसा रूप ले लेगा, दैट इज जी न्यू डी न्यू, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू अबाउट फ्रीक्वेंसी न्यू, डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/kt। ठीक है, अगर बात की जाए बीटा आपके पास 1/kt। और अगर मैं न्यू फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की बात करूं, आपने पढ़ा होगा E इज एच न्यू, तो U इज एच न्यू, मतलब यू आई को रिप्लेसमेंट मिलने वाली है एच न्यू। ठीक है, और बीटा को 1/kt, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी और -1 एज इट इज। तो एन न्यू डी न्यू आपके पास ये बनने वाला है। जब भी आपके पास बन गया, ठीक है, अब आपको चाहिए होगा जे न्यू डी न्यू। लेकिन आपको जे न्यू डी न्यू की एज सच कोई नॉलेज नहीं है। आपको जो पता है दैट इज जीपीडीपी एंड जी यू डी यू। आपके पास जीपीडीपी किसके बराबर होता है, जीपीडी, फिर वही चीज आ गई 4πv डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब था, यहां आप एच क्यूब करोगे। रीजन बीइंग इट्स क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, मैंने तब भी बताया था। यहां एच वाकई में प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो एच के साथ एच नॉट नहीं लिखना, अब एच लिखना,
ठीक है, ये बात बिल्कुल सीधी सीधी हो जाती है। तो 4πv डिवाइडेड बाय एच क्यूब, और साथ में आपके पास क्या था, पी स्क्वायर डीपी। तो जीपी डीपी आपके पास ये है, और इसको मैंने कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है जी न्यू डी न्यू। तो मुझे जो मोमेंटम है वो किसकी टर्म में लिखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना पड़ेगा, तभी ये पी न्यू में कन्वर्ट हो पाएगा। राइट हैंड साइड में आप पी को न्यू की टर्म में, डीपी को डी न्यू की टर्म में लिखोगे, तभी ये काम हो पाएगा। और वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए अगर बात की जाए तो आपको पता है E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। एनर्जी की अगर बात की जाए तो E इक्वल टू एच न्यू, ऐसे हम कहते हैं। और साथ साथ में अगर कहूं एक और भी चीज हमें पता है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एम सी इंटू सी। फोटोन किस स्पीड से चलता है, सी स्पीड से, तो एम इंटू सी क्या हो जाएगा, मोमेंटम पी। तो E इक्वल्स टू पी सी, क्योंकि मुझे पी की टर्म में फाइनली बात करनी है तो मुझे पी चाहिए, और पी को मैंने फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी लिखना है। तो एक फॉर्मूला मेरे पास क्या है, E इज गुड एच न्यू, और एक मेरे पास फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू पी सी है, तो सेम। तो अगर ऐसी बात है तो पी सी किसके बराबर है, दैट इज एच न्यू। तो P किसके बराबर आ जाएगा, एच न्यू बाय सी। मतलब P की रिप्लेसमेंट मेरे लिए तैयार है। लेकिन डीपी, अगर मैं डीपी की बात करूं तो डीपी किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एच इज ए कांस्टेंट, सी इज ए कांस्टेंट, साथ में डी न्यू। आपके पास एच बाई सी ये कांस्टेंट, डीपी का अगर बात की जाए तो एच बाई सी इंटू डी न्यू ये बन जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बनेगा, 4πv डिवाइडेड बाय एच क्यूब, एच नॉट नहीं लिखना, एच क्यूब, और फिर पी आपके पास क्या है, दैट इज एच न्यू बाय सी, दैट मीन्स एच न्यू डिवाइडेड बाय सी, इसका स्क्वायर क्योंकि पी का स्क्वायर है, और साथ में डीपी इज एच बाय सी इंटू डी न्यू, एच बाय सी इंटू डी न्यू, ठीक है। तो जी न्यू डी न्यू आपके पास ये बन जाएगा, इसमें एच क्यूब हो जाएगा, ये सी क्यूब हो जाएगा, और ये न्यू स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इट विल बी 4πv डिवाइडेड बाय एच क्यूब, रादर एच क्यूब कैंसिल, ये एच स्क्वायर और ये एच क्यूब आपके पास कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा, न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी क्यूब, ठीक है, सी क्यूब, और साथ में डी न्यू। तो जी न्यू डी न्यू आपके पास ये बन जाएगा, और इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे कहां, इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इस सारे को किससे, एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस 1 से, ठीक है, तो वो एन न्यू डी न्यू हो जाएगा। तो मुझे डिवाइड किससे करना है, एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस 1 से, ठीक है, किसको, 4π एच न्यू बाय के टी माइनस 1, ठीक है, 4πv न्यू स्क्वायर डी न्यू, और ये सी क्यूब, ठीक है। ये टर्म मैंने जी न्यू डी न्यू उठा ली, और डिवाइडेड बाय दिस, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एन न्यू डी न्यू, ठीक है, इक्वल्स टू दिस। और यही मेरा फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, ठीक है, अगर बात की जाए, ठीक है, अगर बात की जाए फोटॉन्स की। लेकिन एक बात ध्यान में, और ये हमने निकाला जी न्यू डी न्यू नंबर ऑफ फेज सेल्स, लेकिन एक बात और साथ में, जो फोटॉन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पोलराइजेशन में, ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन और राइट हैंडेड पोलराइजेशन हम ऐसे कहते हैं। दो टाइप के फोटॉन की हम बात करते हैं, मतलब, ठीक है, पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट से ये चीज लेके आते हैं। तो एक को हम लेफ्ट हैंडेड पोलराइज कह देते हैं, एक को हम राइट हैंडेड पोलराइज कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि दो डायरेक्शंस होती हैं पोलराइजेशन की। तो फोटॉन्स को हम दो तरीके से, एक सेंस में, एक दूसरे सेंस में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। रादर ऐसे भी नहीं, दो डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स आपका, मतलब दे कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर सेंस ऑफ पोलराइजेशन। अगर ऐसी बात है तो वो अगर डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, इसका मतलब है सेम फेज स्पेस इज अवेलेबल फॉर वन काइंड ऑफ फोटॉन्स,
एंड सेम फेज स्पेस इज अवेलेबल फॉर सेकेंड काइंड ऑफ फोटॉन्स। तो जो नंबर ऑफ फेज सेल्स हैं अब वो डिफरेंट क्योंकि हो गए, ठीक है, जो नंबर ऑफ फेज सेल्स हैं वो जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं उतने की बजाय मुझे डबल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइप के फोटॉन्स के लिए भी इतने फेज सेल्स अवेलेबल हैं, दूसरे टाइप ऑफ फोटॉन के लिए भी इतने फेज सेल्स अवेलेबल हैं। तो उस केस में मुझे जो ये नंबर इस वक्त दिखाई दे रहा है इसका क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो मतलब 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो अगर अब मैं एक्चुअली बात करूं इट विल बी 8 पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी। ये आपके पास फाइनली एन न्यू डी न्यू बनेगा क्योंकि आपके पास 2 टाइप के फोटॉन्स होते हैं। तो यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आपने अल्फा को क्या किया, 0 किया, फिर जी न्यू डी न्यू की बात की, ठीक है, आपके पास एन न्यू डी न्यू आया, ठीक है, ये चीज जी न्यू डी न्यू की बात की। उसके बाद अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसको जीपीडीपी की टर्म में चलेंगे, ई इज गुड एच न्यू, ई इज गुड एम सी स्क्वायर, ई इज पी सी एंड पी इज एच न्यू बाय सी, डी पी इज एच न्यू बाय सी डी न्यू। ये सारी चीजें आप यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं और जी न्यू डी न्यू की बात करते हैं। ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, फोटॉन्स पोजेस 2 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर की वजह से 2 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन है, विच मीन्स फोटॉन्स ऑफ वन टाइप आर इनडिस्टिंग्विशेबल अमंग देमसेल्व्स। एक टाइप के फोटॉन्स अपने आप में इनडिस्टिंग्विशेबल है, दूसरे टाइप के फोटॉन्स आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, लेकिन एक टाइप के फोटॉन दूसरे टाइप ऑफ फोटॉन के साथ दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, बट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड from the second type. Hence, whole of the system can be assumed to be made up of 2 subsystems. Therefore, if we take both the type of photons, then number of phase cells would be doubled. ठीक है, इनको डबल करना पड़ेगा या फिर आप उनको सेपरेट कंसिडर करो, लेकिन सिस्टम हमारा एक है, इसलिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फेज सेल्स को डबल कर जाओगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। तो जी न्यू डी न्यू पहले हम डबल करके चलेंगे। तो एन न्यू डी न्यू मतलब आप एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इससे आपने डिवाइड करना है और आपके पास एन न्यू डी न्यू मिल जाएगा। तो हियर डी न्यू क्या है, ए स्मॉल इंटरवल, वेरी वेरी स्मॉल। अभी मैंने आपको कई बार ये चीज कंसिडर करके बताई है क्या, कि अगर इंटरवल बहुत छोटा तो डील किया जाता है क्या, कि एन न्यू डी न्यू आपके पास नंबर ऑफ, ठीक है, फोटॉन्स हैं between nu and nu plus d nu and d nu is very very small। तो मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं कि इन सभी n nu d nu जितने भी फोटॉन्स हैं इनके पास जो एनर्जी है वो कितनी है, उनके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, न्यू, बिकॉज डी न्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। और मुझे पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो एनर्जी कितनी होती है, दैट इज एच न्यू। तो हर एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, इन द इंटरवल न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, जो फोटॉन्स की बात हो रही है। तो उन फोटॉन्स की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी, एच न्यू, 2 की कितनी, 2 टाइम्स, 3 की कितनी, 3 टाइम्स, और एन न्यू डी न्यू कितनी, आप एन न्यू डी न्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और एन न्यू डी न्यू आप निकाल चुके हो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एच न्यू, ये सिंगल फोटॉन के लिए बात होगी, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 पाई वी, ठीक है, डिवाइडेड 4 पाई वी डिवाइडेड बाय सी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अब एनर्जी का खेल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ई न्यू डी न्यू, ठीक है, इसको ई न्यू डी न्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। लेकिन मैं ई न्यू डी न्यू किसको बोल चुका हूं, एनर्जी डेंसिटी, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब है मुझे वी से डिवाइड भी करना है, ठीक है। इट्स एनर्जी इन द इंटरवल न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम वी ऑफ द एनक्लोजर। जो भी हमने एनक्लोजर कंसिडर किया था उसका वॉल्यूम सपोज दैट इज वी, ठीक है, जो भी एनक्लोजर था, ठीक है, उसका वॉल्यूम हमने क्या कंसिडर किया, दैट इज वी। तो पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो ई न्यू डी न्यू डिवाइडेड बाय वी ऐसा कंसिडर करेंगे, एंड दैट बी एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप वी से क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे। क्लियर है, मतलब आप
ई न्यू डी न्यू की बात करते हो तो यहां डिवीजन की बजाय आप यहां डिवीजन शो करो, दैट्स बेटर। ई न्यू डी न्यू दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी ये है, और पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हो कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी इंटरवल न्यू एन न्यू प्लस डी न्यू, इनके बीच में जो एनर्जी है वही है एच न्यू इंटू एन न्यू डी न्यू। एक बार फिर सोच लो कि एक फोटोन की एनर्जी दैट इज एच न्यू, इसमें कितने फोटॉन्स हैं, एन न्यू डी न्यू, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये। और हम क्या बोल रहे हैं, अगर टोटल ये है तो डिवाइडेड बाय वी करो, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑफ कोर्स इन द इंटरवल न्यू एन न्यू प्लस डी न्यू। और इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट विल बी रिटन एज ई न्यू डी न्यू, मतलब ये निकल के आया आपके पास। और एन न्यू डी न्यू की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास एच न्यू डिवाइडेड बाय वी एज इट इज। एन न्यू डी न्यू आपके पास क्या है, 4 पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू डिवाइडेड बाय सी क्यूब, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस 1, ये है। तो v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, और न्यू इंटू न्यू क्या हो जाएगा, न्यू क्यूब भी हो जाएगा। ये चीजें अब दिमाग में बिठानी, और फाइनल फॉर्मूला हमारे पास डेवलप हो जाएगा। और फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एन न्यू डी न्यू आपके पास ये बना। फिर आप एनर्जी की बात करो, डी न्यू इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी फॉर द इंटरवल, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एन न्यू डी न्यू इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाई वी से आप डिवाइड भी करते हैं, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने के बाद आपके पास क्या बनता है, 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1, एंड दिस इज प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आपके पास प्लैंक्स लॉ है। और अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में बताना चाहूं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो मुझे इस न्यू को लैम्डा की टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, जहां भी न्यू आ रहा है लैम्डा की टर्म में लिखना पड़ेगा। हमें पता है सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है, तो न्यू इज सी बाय लैम्डा, तो जहां न्यू है वहां सी बाय लैम्डा करना पड़ेगा। आपके पास डी न्यू भी है, तो डी न्यू आपके पास न्यू सी बाय लैम्डा मतलब सी लैम्डा माइनस 1, तो डी न्यू आपके पास माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा आपको, ठीक है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन आती है, तो डी न्यू आपके पास ये बनेगा। मतलब आप न्यू और डी न्यू की वैल्यूज यहां क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे और फाइनल फार्मूला डेवलप करोगे। और यहां नेगेटिव साइन का जस्ट मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो वैल्यूज आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो 8 पाई एच साथ में था न्यू क्यूब, तो देखिए ये वैल्यू, ठीक है, सी बाय लैम्डा क्यूब, साथ में डी लैम्डा था तो सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा सी क्यूब, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, तो ये फाइनली फॉर्मूला आपके पास 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज़ टू 5 बनेगा, क्योंकि यहां लैम्डा क्यूब है और लैम्डा स्क्वायर है। और ग्राफिकल वेरिएशन में आपको पहले